गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आज आगे बढ़ते हैं इसी फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत क्षेत्र और साम्राज्य। पेज नंबर 9 पर ये आपके टॉपिक दिया हुआ है हिस्ट्री की बुक में। आप सभी अपनी अपनी किताबें खोल लें और हम उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। पेज नंबर 9 निकाल लिया सभी बच्चों ने? स्टार्ट करते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य के अंतर्गत हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? चोल एक बहुत बड़ा साम्राज्य था बच्चों हमारे देश के अंदर 700 से 1750 ईस्वी के बीच में। तुगलक, ये जो चोल साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा ये अध्याय 2 में मिलेगा। सेकंड चैप्टर है ना हमारा, उसमें पढ़ने को मिलेगा। तुगलक शब्द भी नाम सुना हुआ होगा आपका। ये हमें अध्याय 3 में पढ़ने को मिलेगा। और मुगल तो आपने सुने ही हैं, अकबर है, बाबर है, हुमायूं है, ये सारे, औरंगजेब है, ये सब हमारे, ताजमहल का नाम सुना है, शाहजहां, जहांगीर, ये हमें अध्याय 4 में पढ़ने को मिलेगा। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड क्या रहा था? 1266 से 1287 के बीच का जो टाइम पीरियड था वो गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड था। की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए हमें अध्याय 2 को देखना पड़ेगा। वहाँ हम पढ़ेंगे में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था। बलबन जो था एक बहुत विशाल साम्राज्य का शासक था जो पूर्व में बंगाल का क्षेत्र आपका देखा हुआ है बच्चों। मैप के अंदर देखोगे आप, बंगाल का क्षेत्र हमारे यहाँ पर पड़ता है, इस साइड में दिखाई दे रहा है आपको मैप। यहाँ पर बंगाल का क्षेत्र, यहाँ से इसका एरिया प्रारंभ होता था। पश्चिम में अफगानिस्तान, ये हमारा जो पाकिस्तान का एरिया तो अभी 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले हमारे देश में अफगानिस्तान का एरिया भी सम्मिलित था। अफगानिस्तान तक उसके बलबन के साम्राज्य की सीमाएं थी। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। पलायन मतलब भाग जाते थे, उसकी सेना को देखकर भाग जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। पेज नंबर 10 पे चले जाना बच्चों, वहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। बच्चों यहाँ पर फिर से पेज नंबर 9 पर आना। यहाँ पर आपके प्रांतों के नाम दे रखे। देखो एक मैप बना हुआ है भारत का। ये जो भारत का मैप बना हुआ है, साइड के अंदर कुछ सूचनाएं दे रखी है। इन सूचनाओं के अंतर्गत ये मैप के अंदर 1 2 3 4 5 6 रोमन संख्या जो होती है हमारी, उसके आधार पर यह हमारे दिया हुआ है। मतलब तो इसके अंतर्गत नीचे नाम दे रखा है 1 पर कौन सा राज्य है या कौन सा क्षेत्र है, उसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दे रखा है मानचित्र 3 के अंदर मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत दे रखे हैं। और देखो पहले नंबर पर जो प्रांत दे रखा है वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत तक उसका साम्राज्य विस्तृत रूप से फैला हुआ था। ये आप लोग स्वयं पढ़ना और समझने का प्रयास करना, ध्यान से इसको मैप को देखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा भाषा तथा क्षेत्र करके एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर अमीर खुसरो के द्वारा कुछ जानकारी दी गई है, उसको हम पढ़ते हैं। अमीर खुसरो जो थे वो 1318 ईस्वी के अंदर उन्होंने किसी बात पर गौर किया था, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री इलाका कौन सा था? दक्षिण कर्नाटक में। वो जो मैप दे रखा है ना बच्चों,
वहाँ पर आप देखोगे तो द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक के एरिए को कहा गया है। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में अबारी तमिलनाडु में, गौडी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने इसके आगे यह भी बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो यहाँ पर प्रचलन में है, जो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। आम जनता उस भाषा की जानकार नहीं है, ना वो बोलने में उसका प्रयोग करती है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए। आप इन सारी भाषाओं को उसमें लिख सकते हैं, चाहो तो अपने तालिका बना सकते हो। और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज भी बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। अब क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? दक्षिण भारत में तमिल है, तेलुगु है, ये सब बोली जाती हैं, तो नाम में तो चेंज आ गया है बच्चों। लेकिन अभी इस काम को आप नहीं करेंगे। अपनी जानकारी के लिए इस तरह का चार्ट आप यह नॉलेज ले सकते हैं, बाकी इस काम को आपको कॉपी में भी नहीं करना है। आगे बढ़ रहे हैं हम इसमें। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे तथा उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी पढ़ने को मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच में काफ़ी टकराहटें चलती रहती हैं। कभी कभी चोल, खलजी की जगह आप खिलजी कर लेना बेटा, खिलजी होता है, खलजी कुछ नहीं होता है। ख में छोटी की मात्रा लगा देना। तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना कर सकते हैं। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, ये भी हमें वहीं देख जाएंगे। जब पढ़ेंगे तब इसका अध्ययन करेंगे, कौन सा शासनकाल कितने वर्षों तक शासन कर रहा था। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। आपको अच्छे से पता है, औरंगजेब के बाद कोई भी प्रतापी शासक उसमें आया नहीं था। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होता गया और भारत में यूरोपीय कंपनियों ने अपना शासन स्थापित करना, लड़ाई झगड़े और शासन स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। तो 18वीं सदी के अंदर जब 1857 का युद्ध हुआ था, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे जिन्हें बंदी बनाकर रंगून वर्मा की जेल में भेज दिया गया था। पढ़े आगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। अध्याय 10 में ये हमें पढ़ने को मिलेगा। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति ही बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कट कर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ये बेटा जो समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकत है ना, ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, बहुत प्राचीन है। मतलब रामायण, महाभारत, ये जो टाइम पीरियड था, उस समय से हमारी भारतीय संस्कृति चलती आ रही है और वर्तमान तक इसका स्वरूप बना हुआ है। लेकिन समय समय पर अनेक विदेशी जातियां भी यहाँ पर आती कर रही हैं,
तो उनके साथ समन्वय भी इसने करती रही और अपनी धारा को वर्तमान तक इसने बना रखा। देखो मिस्र की सभ्यता समाप्त हो गई और जो पुरानी मिसिसिपी नदी के किनारे बसी हुई जो थी या आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये सब समाप्त हो चुकी हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता आज भी अपनी परंपराओं को, प्राचीन परंपराओं को लिए हुए है, अस्तित्व में है। तो ये उसकी समन्वयता का ही परिणाम है। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों।